एससी बोर्ड क्लास 12th पाठ्य पुस्तक आरोह काव्यखंड और मैं निष्ठा रस्तोगी जिस कविता के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ वह है कैमरे में बंद अपाहिज। यह कविता रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई है। इस कविता का प्रतिपाद्य पहले आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने प्रतिपाद्य शब्द जानबूझकर प्रयोग किया है क्योंकि बच्चे जानते हुए भी कभी कभी प्रतिपाद्य शब्द का अर्थ न समझ पाने के कारण इस प्रश्न के उत्तर को नहीं लिख पाते हैं। प्रतिपाद्य का अर्थ है इस कविता में जिसका प्रतिपादन किया गया है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है, साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। प्रस्तुत है इस कविता का सार। इस कविता में दूरदर्शन के संचालक स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं तथा दूसरे को कमजोर मानते हैं। वे विकलांग व्यक्ति से अजीबोगरीब और बड़े निरर्थक से प्रश्न पूछते हैं। वे पूछते हैं, क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज क्यों हैं? आपको क्या इससे दुख होता है? और वो दुख जल्दी से बता दीजिए क्योंकि यहाँ पर्दे पर समय नहीं है। इसके साथ ही जो प्रश्न पूछने वाला है वो इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से चाहता है। इतने प्रश्नों से विकलांग घबरा जाता है। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करता है ताकि दर्शकों में करुणा जाग जाए। तभी तो उसका उद्देश्य पूरा होगा और उसके चैनल की टीआरपी बढ़ेगी। वह ये कहता है कि यह कार्यक्रम मैं सामाजिक उद्देश्य से कर रहा था, अर्थात आपकी पीड़ा को समाज के सामने पहुंचाना चाहता हूं। किंतु जब वह यह कहता है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है तो पता चल जाता है कि वह सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर रहा है। आइए पढ़ते हैं ये कविता कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यहाँ पर हम कौन है? ये हम है यहाँ पर मीडिया। मीडिया कहता है कि हम समर्थ शक्तिवान हैं और एक दुर्बल व्यक्ति को हम एक बंद कमरे में लाएंगे। ये बंद कमरा कौन सा है? ये बंद कमरा है एक स्टूडियो जहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग होगी। उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? अब देखिए कि अपाहिज व्यक्ति को जब लेकर आए हैं तो उससे यह पूछने का कोई मतलब नहीं है, किंतु यहाँ इस तरह के बेतुके प्रश्न पूछे जाएंगे कि तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? ये प्रश्न भी कोई मतलब नहीं रखता है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। अब ये स्वाभाविक सी बात है कि यदि व्यक्ति अपाहिज है तो उसे दुख की प्राप्ति तो होती ही है, किंतु यह प्रश्न बार बार जो पूछा जा रहा है पूरी तरह निरर्थक है। और यहाँ पर इन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। एक प्रश्न पूछा है कि क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? अतः यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। इस कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठक में रखी गई हैं। कोष्ठक में ये पंक्तियां क्यों रखी गई हैं? मीडिया वाला जो बोलना नहीं चाहते हैं, जो सोचते हैं, उसे प्रदर्शित करने के लिए ये पंक्तियां कोष्ठक में रखी गई हैं। मीडिया चाहता है कि जब मैं अपाहिज व्यक्ति से उसके दुख के बारे में पूछ रहा हूं तो उसके चेहरे के दुख भरे भाव को कैमरा बड़ा बड़ा करके जूम करके दिखाए। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। और कार्यक्रम संचालक पूछता है कि जल्दी बताइए आपका दुख क्या है, लेकिन अपाहिज व्यक्ति अपना वह दुख बता नहीं पाएगा।
तो संचालक उससे कहता है, सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सारे प्रश्न पूरी तरह निरर्थक हैं और अपाहिज व्यक्ति जब कोई जवाब नहीं दे पाता है तो वो एक इशारा करना चाहता है। संचालक कोई भी इशारा करना चाहता है। यह पंक्ति इसीलिए कोष्ठक में रखी गई है क्योंकि वह सोचता है कि मैं जो इशारा करके बताऊं, अपाहिज व्यक्ति बिल्कुल मुझे वैसा ही उत्तर दे दे। वो प्रेरित करता है, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। जब अपाहिज व्यक्ति नहीं बोल पाता है तो उसे प्रेरित करता है कि थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे वो बेचारा अपाहिज व्यक्ति जो जिंदगी भर दुख सह रहा है, उसे टेलीविजन के कैमरे के सामने बिठाकर कार्यक्रम संचालक एक अवसर की संज्ञा देता है। कहता है, आपको जो ये अवसर मिला है इसे खो देंगे, ऐसा वो कहता नहीं है, मन में सोचता है, वो ये कहना चाहता है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इतने प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं उससे? ताकि वह रो दे और कार्यक्रम रोचक बन जाए। प्यारे बच्चों, आपने रियलिटी शो देखे होंगे जिनमें प्रतिभागी अक्सर रोया करते हैं। उनके रोते ही सन्नाटा छा जाता है और दर्शकों की आंखें भी नम हो जाती हैं। हमारी आपकी आंखें भी नम हो जाती हैं। यही उस कार्यक्रम की सफलता का रहस्य है। इसी नीति के तहत यहाँ कार्यक्रम संचालक चाह रहा है कि हम उसका दर्द कुरेद कुरेद कर उसको रुला देंगे। यहाँ पूछ पूछ कर शब्द पूछ पूछ 2 बार आया है, अतः यहाँ पर अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसी तरह ऊपर आया है, थोड़ी कोशिश करिए, तो कोशिश करिए में भी अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं इसे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब यहाँ आप कौन है? यहाँ आप हैं दर्शक लोग, टीवी को देखने वाले लोग, हम और आप सब लोग। हम भी इंतजार करते हैं कि चलो अच्छा अभी देखो ये रोएगा, ये रोएगा, तब हम भी थोड़ा सा दुखी होंगे और कार्यक्रम रोचक बनेगा। क्योंकि वो अपाहिज व्यक्ति मजबूत हो चुका है अपनी जिंदगी के दुख सहते सहते, इसलिए वो नहीं रोता है, लेकिन हम उसके रोने का इंतजार कर रहे हैं। संचालक आम जनता से प्रश्न पूछता है कि आप उसके रोने का इंतजार कर रहे हैं ना, लेकिन यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। हम फिर पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। ये जो बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी, इसमें पुनः अनुप्रास अलंकार है और फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर दृश्य बिंब है और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। कसमसाहट मतलब वो बोल नहीं पा रहा है, तो जो न बोल पाने की उसकी जो तड़प है, ये कसमसाहट है, क्योंकि वो इन बेतुके प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहता है। यही उसके अंदर की कसमसाहट है। आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। ये पंक्ति कोष्ठक में रखी गई है। यहाँ कार्यक्रम संचालक का ये कहना है कि उसके होठों पर जो एक तड़प दिखाई दे रही है इन बेतुके प्रश्नों का जवाब न दे पाने की, तो वो ये चाहता है कि दर्शक लोग यह माने कि उसके जो चेहरे पर ये जो भाव हैं, ये इसकी अपंगता की पीड़ा है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए। अब यहाँ दर्शकों को संबोधित किया गया है, इसलिए आप यहाँ संबोधन शैली भी लिख सकते हैं काव्य सौंदर्य में, और संबोधन अलंकार भी लिख सकते हैं। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। अब क्या चाहता है कार्यक्रम संचालक कि अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोएं। जब दोनों एक साथ रोएंगे तभी उसका उद्देश्य पूरा होगा। आप और वह दोनों, कौन दोनों? दोनों एक संग रुलाने हैं। कौन दोनों रुलाने हैं? आप यानी दर्शक और वह अर्थात अपाहिज व्यक्ति।
दोनों रुलाने हैं, लेकिन वो ये देखता है कि वो दोनों को रुलाने में समर्थ नहीं हो पाता है। तो फिर उसके मन में ये बात आती है कि कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो वो कैमरा मैन से यह कहना चाहता है कि अब तुम रिकॉर्डिंग रोक दो, पर्दे पर वक्त की बहुत कीमत है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में बहुत संसाधन खर्च होते हैं। ये कहकर वो अपना व्यावसायिक नज़रिया यहाँ प्रस्तुत करता है कि उसको पर्दे पर होने वाले वक्त की कीमत की चिंता है, उसे अपाहिज के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। अब मुस्कुराएंगे हम, वो कहता है कि अब हम मुस्कुराएंगे, कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, मुस्कुराएंगे अर्थात मुस्कुराकर अपनी असफलता को छिपाने का प्रयास करेंगे और हम ये बताएंगे कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, कि दर्शकों को यह बताया जाएगा कि आप एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम देख रहे थे, बस थोड़ी ही कसर रह गई। लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि बस थोड़ी कसर रह गई, लेकिन वो मन में सोचता है कि थोड़ी कसर रह गई। अब प्रश्न ये है कि थोड़ी कसर क्या रह गई, कि वो दर्शकों को और अपाहिज को एक साथ रुला नहीं पाया। धन्यवाद, धन्यवाद कहकर वह इस कार्यक्रम का समापन करेगा। तो यह कैमरे में बंद अपाहिज एक ऐसी कविता है जो मीडिया की संवेदनहीनता पर प्रकाश डालती है और सामाजिक सरोकार के नाम पर उसकी पीड़ा को जनता के सामने पहुंचाने का बहाना करती है और दरअसल वह अपने चैनल को लोकप्रिय बनाना चाहती है। इस कविता के काव्य सौंदर्य पर विचार करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पाठ में बताया था कि काव्य सौंदर्य सदैव दो भागों में होता है, पहला भाव सौंदर्य और दूसरा शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में कविता के उस अंश का भाव लिखा जाता है जो कि प्रश्न पत्र में आया है। अब इसमें पूरी कविता में लगभग एक चीज़ समान है, वो भाव इसका बता सकते हैं कि इन पंक्तियों में मीडिया की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। वे अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए दूसरे की पीड़ा को बहुत कुरेदते हैं, उन्हें किसी के कष्ट से कोई मतलब नहीं होता है। वे कोशिश करते हैं कि दर्शकों में भी करुणा का भाव जागृत हो जाए और यदि दोनों रोने लगेंगे तो उनके कार्यक्रम का व्यावसायिक उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो जो भी अवतरण आए उसमें जो भी पंक्तियां अनुकूल हैं उन्हें लिखा जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं शिल्प सौंदर्य पर। शिल्प सौंदर्य के बिंदु क्रमशः याद रखें, भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार इत्यादि। तो भाषा है इसमें सरल खड़ी बोली। आप देखते हैं कि इस कविता में कोई भी बहुत ही तत्सम संस्कृतनिष्ठ शब्द नहीं है, बोलचाल की सामान्य भाषा है। तो यह है सरल खड़ी बोली में छोटे छोटे डायलॉग जैसे हैं, संवाद जैसे हैं, इसलिए हम इसे लिखेंगे काव्य रचना में नाटकीयता है। और इसमें स्थान स्थान पर अलंकार हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार है, हमने बीच बीच में आपको बताया था। और ये जैसे पंक्ति है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, तो दुख देता में अनुप्रास अलंकार है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस प्रकार आप अनुप्रास अलंकार स्वतः स्थान स्थान पर छांट लेंगे और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी इसी प्रकार छांट लेंगे। तो भाषा, शैली, शैली शैली हम मुक्तक कह सकते हैं, अगीत शैली भी कह सकते हैं, अतुकांत भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई तुक नहीं है, ये गीत नहीं है, इसलिए ये अतुकांत शैली भी कही जा सकती है और यह अगीत शैली भी कही जा सकती है। कई शैलियाँ हैं, आपको जो याद रहे उसे लिख दें। और छंद इसमें ये मुक्त छंद है और अलंकार आपको बताए हैं। और दृश्य बिंब इत्यादि लिख सकते हैं कि जैसे जब ये बात कही जा रही है कि हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, तो इस समय जब आप ये पंक्ति पढ़ते हैं तब आपके सामने एक फूली हुई आँख की तस्वीर आ जाती है, बस यही होता है दृश्य बिंब। अगली पंक्ति है इसमें, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, तो आपके सामने एक ऐसा चेहरा आ जाएगा जिस पे कसमसाहट के भाव हैं, अतः यहाँ भी दृश्य बिंब है। और
एक आध स्थान पर, जैसे पर्दे पर वक्त की कीमत है, तो ये वक्त और ये पर्दा, ये उर्दू शब्द हैं, तो उर्दू शब्दों से युक्त शब्दावली है। यह था इसका शिल्प सौंदर्य। और इसके साथ ही हमारी ये कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।